नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यमन से स्वदेश पहुंचे 800 से ज्यादा भारतीय। ऑपरेशन रहा तब तक का सबसे बड़ा बचाव अभियान। 200 विदेशियों सहित 2500 लोगों को निकाला गया। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू। पहली किश्त में दिए गए 37,420 करोड़ रुपए। सबसे ज्यादा आवंटन उत्तर प्रदेश को। न्याय के लिए अब नहीं करना होगा इंतजार। 5 साल में होगा मुकदमों का फैसला। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, तेजी से निपटाए जाएंगे लंबित मामले। भूमि अधिग्रहण बिल अब कोई संशोधन स्वीकार नहीं होगा। सरकार ने दिए कड़े रुख के संकेत। बीएसपी ने कहा, नहीं करेंगे बिल का समर्थन। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने जीता मियामी ओपन टेनिस का खिताब। जोकोविच बने पुरुष युगल विजेता। युद्धग्रस्त यमन से भारतीयों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। सना ने 488 भारतीयों को विमान के जरिए बाहर निकाला गया और इसके बाद जिबूती से रविवार रात 800 से ज्यादा लोगों को 3 विमानों के जरिए स्वदेश लाया गया। इनमें से 2 विमान मुंबई और एक कोच्चि में उतरा। अब तक भारतीय सेना ने 2500 लोगों को बचाया है। इनमें 200 लोग दूसरे देशों के नागरिक हैं। I am proud to be an Indian because our Indian Navy, they are very strong, very tight, so they are taking us safely to India. सुशांत विश्वास की तरह ही यहाँ मौजूद हर शख्स भगवान और भारतीय सेना का शुक्रिया अदा कर रहा है। लोग यमन के भयावह अनुभवों को जल्द से जल्द भूल जाना चाहते हैं। यमन से बचाकर लाए गए केरल से लेकर बिहार तक के लोग अब बस किसी तरह अपने घर पहुंचना चाहते हैं। वायुसेना और नौसेना दिन रात यमन से भारतीयों के साथ दूसरे देश के नागरिकों को भी बचाने में जुटी है। अब तक करीब 2500 लोगों को बचाया जा चुका है। इनमें 20 से अधिक देशों के 200 नागरिक भी शामिल हैं। हालांकि अब भी करीब 1000 लोग सना और अदन में राहत का इंतजार कर रहे हैं। अदन में स्वास्थ्य सहायता पहुंचाने के लिए रेड क्रॉस ने युद्ध विराम का आह्वान किया है। इसके बावजूद रविवार को भी सऊदी अरब की ओर से हवाई गोलीबारी जारी रही। हालांकि गठबंधन सेना ने कहा है कि वह मानवीय सहायता के आड़े नहीं आएगी। We hope in a few days that they will control most of these cities. We assure that we cut all, and I show you the videos, we cut all movement toward Aden to make sure that they not have any supply. इस बीच अदन के हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। शहर में पीने के पानी की भी भारी किल्लत हो गई है। अदन पर सेना की बढ़त से तिलमिलाए होती विद्रोहियों ने कई जगह तेज हमले किए, जिसमें 20 से ज्यादा लोग मारे गए। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार होती विद्रोही दोबारा शहर के भीतर घुसे और रिहायशी इलाकों में बमबारी शुरू कर दी। उन्होंने कई बिल्डिंगों में आग भी लगा दी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन ने कहा है कि पिछले 2 सप्ताह की लड़ाई में यमन में 500 से अधिक लोग मारे गए हैं और 1700 से ज्यादा घायल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र ने 14वें वित्त आयोग के निर्देश के मुताबिक राज्यों को 2015-16 के लिए 37,420 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 6,735 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं बिहार को 3,624 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश को 2,835 करोड़ रुपए और पश्चिम बंगाल को 2,746 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि राजस्थान को 2,065 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। लंबित मुकदमों और न्याय की आस में दशकों तक इंतजार करने वाले लोगों के लिए सुकून की खबर है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू ने कहा है कि अब किसी भी मामले की सुनवाई में 5 साल से ज्यादा विलंब नहीं होगा। उन्होंने साफ किया कि 5 साल की समय सीमा सिर्फ ट्रायल के लिए है और ऊपरी अदालतों में अपील में कुछ और वक्त लग सकता है। उन्होंने न्यायपालिका में खाली पड़े पदों को लंबित मामलों से निपटाने की राह में सबसे बड़ी रुकावट करार दिया। और इससे पहले हाईकोर्ट के न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के साझा सम्मेलन में शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशक्त और परिपूर्ण न्यायपालिका की जरूरत बताई। उन्होंने न्यायपालिका को धारणा आधारित फैसले देने से बचने की सलाह दी और स्व मूल्यांकन के लिए आंतरिक तंत्र पर जोर दिया।
दिल्ली के विज्ञान भवन में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने न्याय प्रशासन में सुधार पर जोर दिया। उन्होंने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनेताओं के विपरीत न्यायाधीशों को कभी भी आलोचना का सामना नहीं करना पड़ता, लिहाजा न्याय प्रणाली की खामियों और समस्याओं को दूर करने के लिए एक गतिशील आंतरिक तंत्र विकसित करने की जरूरत है। हमारी जुडिशरी पावरफुल भी हो, हमारी जुडिशरी परफेक्ट भी हो, इतनी क्रेडिबिलिटी है इस इंस्टीट्यूशन की। और जब आलोचना असंभव रहती हो तब इनबिल्ट हमारी अपनी आत्म परीक्षण की व्यवस्थाएं विकसित करने की समय की मांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के लिए बेहतर बुनियादी संरचना मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही कानूनों के सरलीकरण और अप्रचलित कानूनों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता भी जताई। तो अभी मैंने 700 कानून खत्म करने के लिए तो कैबिनेट में से अप्रूवल ले लिया, लेकिन अभी मेरे सामने नजर में करीब 1700 कानून आए, 1700। और मेरा एक सपना था कि मैं पर डे कानून खत्म करूं। हो सकता है 5 साल के मेरे टेन्योर में पर डे कानून खत्म करने का मेरा सपना मैं पूरा करूंगा। भूमि बिल पर केंद्र सरकार ने कड़े रुख का संकेत दिया है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार भविष्य में किसी भी संशोधन को मंजूरी नहीं देगी, लेकिन सार्थक सुझाव पर विचार जरूर करेगी। इस बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्यसभा में एनडीए की भूमि बिल का विरोध करेगी। भूमि बिल पर विपक्ष के कड़े विरोध के बीच केंद्र सरकार ने जोर देकर कहा है कि वो बिल पर किसी भी नतीजे को भुगतने के लिए तैयार है। रविवार को हैदराबाद में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने संकेत दिए कि सरकार बिल पर कोई रोल बैक नहीं करेगी। उन्होंने संकेत दिए कि सरकार बिल में अब नए संशोधनों को अनुमति नहीं देगी। Do not have majority in Rajya Sabha, and it is a stumbling block for our way. Sometimes legislative measures and aimed at development have been blocked in Parliament, resulting in delay. But our government is determined to go ahead with the agenda of development only. उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी किसी भी सूरत में भूमि बिल का समर्थन नहीं करेगी। इसके साथ ही बीएसपी सहित लगभग सभी विपक्ष की पार्टियां भी इस भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक के खुलकर विरोध में हैं। गौरतलब है कि विपक्ष के पुरजोर विरोध के चलते भूमि अधिग्रहण बिल पर गतिरोध बना हुआ है। वहीं देश भर में किसान संगठन भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 3 अप्रैल को भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को दोबारा मंजूरी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भूमि बिल के खिलाफ कांग्रेस की किसान रैली की तैयारियों के मद्देनजर पार्टी के आला नेता आज एक अहम बैठक करेंगे। बिल के खिलाफ कांग्रेस 19 अप्रैल को दिल्ली में रैली करने वाली है, जिसमें पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं के अलावा बड़ी तादाद में देश भर के किसान भी जुटेंगे। इस बीच रविवार से कांग्रेस ने बिल के विरोध में हरियाणा के यमुनानगर से प्रदेशव्यापी आंदोलन का आगाज कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल का विलय जनता परिवार में हो गया है। पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पटना में रविवार को इसका ऐलान किया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव जल्द ही जनता परिवार के विलय का औपचारिक ऐलान करेंगे। जनता परिवार की 6 पार्टियों का एक नया समाजवादी दल बनना लगभग तय हो गया है। इस बारे में औपचारिक ऐलान समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव करेंगे। पटना में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने रविवार को अपनी पार्टी का इसमें विलय का ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नई पार्टी में शामिल होने के लिए दूसरे धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। जो जनता परिवार 6 दल के बाद थे, वो विलय हो चुका है। इसकी फाइनलिटी माननीय मुलायम सिंह जी घोषणा करेंगे, क्योंकि वही अधिकृत है। एक झंडा एक निशान। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के फैसले से समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव को इस बारे में जल्द फैसला लेने में मदद मिलेगी। लालू जी से 100% सहमत हूँ। जनता दल के परिवार के विलय की सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। सिर्फ मुलायम सिंह जी को उसकी घोषणा भर करनी है। इस बीच समाजवादी पार्टी का कहना है कि जनता परिवार के विलय से बीजेपी डरी हुई है। देखिए, हमें लग रहा भाजपा काफी डरी हुई है और इस तरह तरह की अफवाहें फैला रही है।
तोड़फोड़ की कोशिश कर रही है। वो नहीं चाहती इस समय एक साथ मिल जाए, क्योंकि वो जानते करके मिल गए तो देश का सबसे बड़ा विकल्प खड़ा हो जाएगा। हालांकि बीजेपी ने इसे अवसरवादी गठबंधन बताया। बीजेपी का कहना है कि जनता परिवार के विलय से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने जनता में उपस्थिति दर्ज करने के लिए विलय का सहारा ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस विलय से कोई असर भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य पर नहीं पड़ने वाला है। नई पार्टी के नाम की घोषणा 20 अप्रैल को शुरू होने वाले बजट सत्र के दूसरे हिस्से में की जा सकती है। मुलायम सिंह यादव इस नई पार्टी के अध्यक्ष होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी के जम्मू कश्मीर प्रभारी राम माधव ने कहा है कि सूबे में सरकार बनाने के लिए उनकी पार्टी ने विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया है। बेंगलुरु में जम्मू कश्मीर के मौजूदा राजनीतिक हालात पर परिचर्चा के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने ये बात कही। राम माधव ने कहा कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर सरकार चलाना ही उनकी पार्टी की प्राथमिकता है। देखिए, बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव में जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की जो प्रक्रिया चली थी उसके बारे में कुछ विचार मैंने रखा था। आर्टिकल 370 पे जम्मू कश्मीर सरकार के संदर्भ में हमारा क्या स्टैंड है, यह सीएमपी में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में स्पष्ट है। उसी बात को हमने वहां सभा के सामने रखी। हमारे स्टैंड में कोई परिवर्तन नहीं है। और आप बने रहे हमारे साथ। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। हमारा देश 7 अप्रैल को पूरी दुनिया के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मना रहा है, लेकिन ये एक भयावह सत्य है कि आज भी देश में 3,500 से ज्यादा बच्चे हर दिन किसी न किसी बीमारी की वजह से दम तोड़ रहे हैं। स्वास्थ्य केवल दवा और बीमारी का मसला नहीं है। इस बात से हमारी स्वास्थ्य की शुरुआत होती है कि हमारे देश में अभी भी गरीबी, भयंकर गरीबी है। तो वेदर इट इज अ राइट टू हेल्थ और वेदर इट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दोनों कारणों की वजह हमें ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में सोचना चाहिए। ये जो प्रायोरिटी हर जगह आप अश्योरेंस देंगे तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई चले जाते हैं। आप क्यों इतने अश्योरेंसेस देते हैं? हमारी 100 चीजें स्वार्थ की, एक चीज परमार्थ की, तो ये एक चीज परमार्थ की है। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर 1031 लॉन्च किया। इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भ्रष्टाचार से पीड़ित शख्स शिकायत कर सकेंगे। केजरीवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उधर हेल्पलाइन लॉन्चिंग के मौके पर बनाए गए वीआईपी और वीवीआईपी रास्तों को लेकर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की आलोचना की है। दिल्ली को अगले 5 सालों में भ्रष्टाचार मुक्त शहर बनाने के ऐलान के साथ सूबे के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को एंटी करप्शन हेल्पलाइन 1031 का आगाज किया। इस हेल्पलाइन के जरिए लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत कर सकेंगे। अब अगर दिल्ली के अंदर आपसे कोई रिश्वत मांगे किसी काम करने का, और जब वो रिश्वत मांग रहा है उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना, उस आवाज को हमें लाके देना, हम उसको ट्रैप करेंगे, उसको रंगे हाथों पकड़ेंगे और उसको जेल भेजेंगे। केजरीवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मुहिम के दायरे में उनकी सरकार के मंत्री भी आएंगे। इतना ही नहीं, खुद उनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगता, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। उधर कांग्रेस ने हेल्पलाइन लॉन्च होने के मौके पर बने वीआईपी और वीवीआईपी रास्तों को लेकर आम आदमी पार्टी में वीआईपी कल्चर होने का आरोप लगाया। ऐसी पार्टी जिसका नाम आम आदमी पार्टी है, उसने एंट्री के ऊपर वीआईपी कार्ड अलग, उसके आगे जाएं तो वीवीआईपी का कार्ड अलग। अपने एमएलए सिर्फ एमएलए नहीं सुपर एमएलए बन जाएं, इसलिए 21 एमएलए को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का दर्जा, जो कि आज तक कभी भी नहीं हुआ, तो ये जनता के साथ धोखा नहीं है तो क्या? 2013 में भी केजरीवाल सरकार ने ये सेवा शुरू की थी।
लेकिन उनकी सरकार के इस्तीफा देने के बाद ये हेल्पलाइन बंद हो गई थी। दिल्ली सरकार इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन कॉल्स को सीरियस। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और आज से दिल्ली में पर्यावरण संबंधी कानूनों में संशोधन पर विचार विमर्श के लिए 2 दिवसीय सम्मेलन हो रहा है। पर्यावरण मंत्रालय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें मौजूदा पर्यावरण संबंधी 6 अहम कानूनों में संशोधन करने से पहले राज्यों को विश्वास में लिया जाएगा और संशोधनों के बारे में अंतिम रूप से विचार विमर्श भी किया जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पिछले महीने बारिश से हुए नुकसान से उबर रहे किसानों पर फिर मौसम की मार पड़ी है। एक अनुमान के मुताबिक आधी से ज्यादा फसल तो पहले ही खराब हो चुकी है। अब बारिश का पानी खेतों में जमा होने से गेहूं की फसल पूरी तरह से खराब होने की आशंका है। वहीं बारिश, आंधी और ओलावृष्टि के चलते उत्तर प्रदेश में आम की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पिछले 2 दिनों में आंधी के साथ हुई तेज बारिश से गेहूं की फसल खेतों में बिछ गई। खेतों में पानी भरने से फसल के पूरी तरह से बर्बाद होने की आशंका है। तेज हवाओं और बारिश की वजह से सब्जी उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ है। हालात इस कदर खराब हैं कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इन पे 8 बीघे जमीन थी, सारे में गेहूं है और उसमें इन्होंने अगाए गेहूं बो रखे हैं। तो पहली बारिश उसमें तो कुछ बच गया, अब क्या हुई उसमें सब लेट गए और काली बाल हो रही। अब बस इसी वजह से उनको सदमा बैठ गया और डेथ हो गई। इससे सारा नुकसान हुआ, सब गेहूं नष्ट हुआ पड़ा बिल्कुल। बारिश से इन्होंने देखा जाकर ये तो फिर इनकी तबीयत खराब हुई। वहाँ पर जाकर वहाँ पता लगा, हमें लोगों ने कुछ हमें जंगल से खबर दी है वो, तो हम उन्हें जाकर नहीं उठा कर लाए खेत से। रास्ते में आते आते उन्होंने दम तोड़ दिया था। बेमौसम बारिश, आंधी और ओलावृष्टि के चलते उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के आम उत्पादक बुरी तरह पीड़ित हुए हैं और उनकी करीब 30% फसल बर्बाद हो गई है। इससे आम की कीमतें ऊंची रहने की आशंका जताई जा रही है। फसल डैमेज हो चुकी है और मात्र 5% जो आम में दाने दिख रहे हैं और उनकी भी कंडीशन बहुत दयनीय हो चुकी है और वो गिरने की कंडीशन में है और 95% यहाँ पर क्षति हो चुकी है। आंधी और बेमौसम बारिश से असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार और हरियाणा में भी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इस बीच हरियाणा सरकार ने किसानों को न्यूनतम 500 रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया। केंद्रीय वित्त मंत्री भी फसल बर्बादी के बाद किसानों को दी जाने वाली मुआवजा से जुड़ी नीति में जल्द बदलाव की बात कह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तरी बांग्लादेश में कल आए भीषण तूफान से 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग जख्मी हुए हैं। तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान बोगरा जिले को हुआ, जहां अकेले 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके अलावा तूफान से बड़ी संख्या में घरों को नुकसान पहुंचा है। कई पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभों के उखड़ने से इन जिलों में अब बिजली की आपूर्ति भी बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। गैरिसन यूनिवर्सिटी पर हुए हमले में केन्याई पुलिस ने एक सरकारी अधिकारी के बेटे के शामिल होने का दावा किया है। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों के मुताबिक हमलावर अब्दुर्राहिम मोहम्मद अब्दुल्लाही के पिता मंडेरा में केन्याई सरकार में शीर्ष अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। पुलिस के मुताबिक हमलावर के पिता ने कुछ दिन पहले अपने बेटे के गुमशुदा होने की बात कही थी। अब्दुल्लाही नैरोबी के डिग्री कॉलेज से वकालत की पढ़ाई कर चुका है और पिछले साल केन्या छोड़कर चला गया था। गुरुवार को हुए इस हमले में 147 लोगों की मौत हो गई, जबकि 80 लोग घायल हुए थे। 2 साल तक बंद रहने के बाद हेड्रॉन कोलाइडर ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है। यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन यानी सर्न इसके जरिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े रहस्यों की खोज कर रहा है। हेड्रॉन कोलाइडर की क्षमता को अब दुगना कर दिया गया है और इस प्रयोग के इस चरण में डार्क मैटर की अबूझ पहेली को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। सर्न से जुड़े वैज्ञानिकों ने 2016 तक इस प्रयोग के नतीजों के आने की उम्मीद जाहिर की है। साल 2010 से 2013 के बीच हुए प्रयोगों के दौरान वैज्ञानिकों ने हिग्स बोसान तत्व की खोज की थी। दो साल तक बंद रहने के बाद हेड्रॉन कोलाइडर अब फिर से काम करना शुरू कर चुका है। यूरोपियन परमाणु अनुसंधान यानी सर्न इसके जरिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े रहस्यों की खोज कर रहा है। हेड्रॉन कोलाइडर की क्षमता को
अब और ज्यादा बढ़ा दिया गया है और इसे दुगना कर दिया गया है। और जो प्रयोग किया जा रहा है उसके इस चरण में डार्क मैटर की अबूझ पहेली को सुलझाने की कोशिश वैज्ञानिक कर रहे हैं। बात टेनिस की। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला युगल का फाइनल मुकाबला जीत लिया है। फाइनल में सानिया और हिंगिस की जोड़ी ने एकाटेरिना मकारोवा और एलेन वेस्नीना की जोड़ी को 7-5, 6-1 से मात दी। वहीं बात हॉकी की करें तो मलेशिया में चल रहे अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत का मुकाबला आज न्यूजीलैंड से होगा। इससे पहले कल दक्षिण कोरिया के साथ खेले गए अपने पहले मैच में भारत ने मुकाबला 2-2 से ड्रॉ करा लिया। भारत ने मैच में पहले बढ़त बनाई लेकिन बाद में कोरिया ने 2 गोल दागे और वो आगे हो गया। 56वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर के जरिए रघुनाथ ने गोल दागकर मुकाबले को 2-2 से ड्रॉ करा लिया। टूर्नामेंट एक दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने कनाडा को 7-0 से मात दी है। आवाज में दरारें, हजार बातें बयां करती आंखें और माहौल को खुशनुमा बना देने वाली उनकी हल्की सी मुस्कुराहट। सुचित्रा सेन बांग्ला और हिंदी फिल्मों की वो अदाकारा जिसने न सिर्फ लोकप्रिय सिनेमा में छाप छोड़ी बल्कि वो भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गईं। छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। 6 अप्रैल 1931 को पैदा हुई सुचित्रा सेन ने फिल्मों में कदम 1952 में शेष कोथाय के साथ रखा। हालांकि ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। इस वक्त तक उनकी शादी हो चुकी थी। इसी साल उनकी दूसरी फिल्म आई शारे चौतोर। इस फिल्म से बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री को सुचित्रा सेन और उत्तम कुमार की एक हिट जोड़ी मिल गई। अगले 2 साल में उन्होंने काजोरी, सादा नांदेर मेला, अग्नि परीक्षा जैसी कई फिल्में दी। 1955 में उन्होंने बिमल रॉय की देवदास के साथ हिंदी फिल्मों में कदम रखा। यहाँ उन्होंने पार्वती यानी पारो की भूमिका निभाई। बम्बई का बाबू फिल्म में उनके अभिनय को खास तौर से सराहा गया। इसके अलावा उन्होंने मुसाफिर और चंपा कली में भी काम किया। से आया है बहादुर चन्ना, देखने में भूला है दिल का सलोना। 1959 में आई उनकी बांग्ला फिल्म दीप ज्वले जाए जिसमें उन्होंने एक साइकेट्रिक पेशेंट के नर्स की भूमिका निभाई। 1963 में वो भारतीय सिनेमा की पहली हीरोइन बनी जिसे मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में शॉट पाके बाधा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। उनकी आखिर की फिल्मों में गुलजार के निर्देशन में बनी आंधी प्रमुख थी। इस फिल्म में उन्होंने अमीर लड़की से लेकर गृहिणी और एक राजनीतिक से लेकर एक पत्नी के रोल को बखूबी निभाया। उन्होंने 1972 में पद्मश्री और 2012 में बांगा विभूषण से भी नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब चलते चलते आखिर में नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। यमन से स्वदेश पहुंचे 800 से ज्यादा भारतीय। ऑपरेशन राहत अब तक का सबसे बड़ा बचाव अभियान। 200 विदेशियों सहित 2500 लोगों को निकाला गया। चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू। पहली किस्त में दिए गए 37,420 करोड़ रुपए। सबसे ज्यादा आवंटन उत्तर प्रदेश को। न्याय के लिए अब नहीं करना होगा इंतजार। 5 साल में होगा मुकदमों का फैसला। मुख्य न्यायाधीश ने कहा तेजी से निपटाए जाएंगे लंबित मामले। भूमि अधिग्रहण बिल पर अब कोई संशोधन स्वीकार नहीं होगा। सरकार ने दिए कड़े रुख के संकेत। बीएसपी ने कहा नहीं करेंगे बिल का समर्थन। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने जीता मियामी ओपन टेनिस का युगल खिताब। जोकोविच बने पुरुष एकल विजेता।